नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। रीयूनियन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रविशंकर धौलिया एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारी श्रृंखला चल रही है इतिहास और पॉलिटी को लेकर के। श्रृंखला का नाम है आओ पीटी पास करें, और इसी श्रृंखला के तहत मैं आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन पेपर मिला था उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया होगा, और उन्हीं प्रश्नों के जवाब लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इन प्रश्नों के जवाब के बाद हम लोग हमारा जो जनजातीय आंदोलन वाला जो लेक्चर चल रहा है उस लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको इसका कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, तो आपको जो क्वेश्चन मिले होंगे उसमें पहला क्वेश्चन यह होगा कि नील दर्पण एक नाटक है, ये जो नील दर्पण नाटक है इस नाटक के लेखक कौन है? तो देखिए भाई, ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो किसान विद्रोह हुए थे उन विद्रोहों से, नील की खेती से संबंधित एक विद्रोह हुआ था, उसी विद्रोह से संबंधित ये मुद्दा है। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है दीनबंधु मित्र। आप नोट कर लीजिएगा, दीनबंधु मित्र जो हैं वो इस नाटक के लेखक हैं। इन्होंने जब ये नाटक लिखा था तो उसके बाद बड़ी क्रांति हुई और चारों तरफ न्यूज़पेपर वगैरह में कवर किया गया था नील विद्रोह को, और अंग्रेजों को अंततः जो है वो इसमें झुकना पड़ा था। दूसरा प्रश्न अगर हम लोग देखेंगे तो आनंद मठ के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। आनंद मठ जो है वो सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि सन्यासी जो है वो आनंद मठ नाम के एक मठ में रहा करते थे और वहीं से लोगों की सहायता करते थे। ठीक है, और वंदे मातरम नामक जो हमारा गीत है, राष्ट्रगीत, उस गीत को भी इसी आनंद मठ से लिया गया है। 1882 में 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसको लिखा गया था। इसे विद्रोहियों की गीता भी कहा जाता है। आनंद मठ को विद्रोहियों की गीता भी कहा जाता है, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए भाई, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें कोल विद्रोह है, क्योंकि कोल विद्रोह जो है वो 1831 में हुआ था। ठीक है भाई, कब हुआ था? 1831 में। 1831 में कोल विद्रोह हुआ था, जबकि इसमें 1870 लिखा हुआ है, तो यही वाला जो विकल्प है वो गलत है। नेक्स्ट हम लोग चलें तो मुंगेर के बरियाह ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो इसका नाम है बाकश्त भूमि की वापसी, है ना। इसी डिमांड को लेकर के ये विद्रोह हुआ था। इसे आप लोग सर्च करिएगा, देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कूका आंदोलन राम सिंह कूका के नेतृत्व में पंजाब में हुआ था। आप लोग लगा लेंगे, आपने लगाया भी होगा। पंजाब में हुआ था, शुरुआत में धर्म सुधार के लिए हुआ था, और बाद में इस आंदोलन का उद्देश्य जो है वो अंग्रेजों को पंजाब से बाहर निकालना हो गया था। तो ये कूका आंदोलन है, इसमें नशाबंदी वगैरह का विरोध भी किया गया था, आप लोगों को बताया गया होगा। नेक्स्ट, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने केरल में किया था। सब केरल को पहले ट्रावणकोर बोला जाता था, और ट्रावणकोर के दीवान हुआ करते थे वेलुथम्पी। ठीक है, 1809 के आसपास इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो ये केरल और ट्रावणकोर का जो है वो आंदोलन है। नेक्स्ट अगर देखेंगे, मानव बलि प्रथा का निषेध करने का कारण अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सी जनजाति ने? ये खोंद जनजाति है, जिसको खोंड जनजाति भी कहा जाता है। इसमें एक प्रथा चलती है नर बलि की, जिसका नाम था मोरियाह। ठीक है, कौन सी प्रथा थी? मोरिया प्रथा। इस मोरिया प्रथा को अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, और इसी वजह से खोंड जनजाति जो है उसके लोगों ने जो है वो विद्रोह किया था। तो खोंड जनजाति इसका उत्तर आएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या आएगा भाई? खोंड जनजाति। नेक्स्ट, वेल्लोर का विद्रोह जिस समय हुआ था उस समय गवर्नर सर जॉर्ज बार्लो साहब थे। ठीक है, तो ये आप बात याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 1856 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, ये संथाल परगना में हुआ था। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास वाला जो इलाका, उसको संथाल परगना कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार के आसपास वाला क्षेत्र है। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। ये शब्द आप याद रखिएगा, ठक्कर बापा जो है ना, उन्होंने सबसे पहले जो है, जो टर्म ट्राइबल वाज यूज्ड इन रिलेशन ऑफ ट्राइबल पीपल
फर्स्टली भाई ठक्कर बाबा। तीसरा भाई, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित कारण कौन से हैं? भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट का कारण जो है वो जनजातीय समूह की प्राचीन भूमि संबंधी जो नियम थे उन नियमों को अंग्रेजों ने जो है वो नष्ट किया और इसी वजह से ये विद्रोह हुए। ठीक है, तो इसमें डी उत्तर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें पूछा गया है कि भाई कौन सा घटना जो है वो कब हुआ है, तो इसको जरा समझिएगा आप। इसमें जो दक्कन दंगे हैं, दक्षिण के दंगे हैं, ये सबसे बाद में हुए हैं। तो तीसरा सबसे बाद में जहां पर हो, एक तो पहले में है और एक चौथे में है। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है भाई जो नील विद्रोह है ये भी पीछे हुआ है क्योंकि किसान विद्रोह है ये। तो पहले कौन सा विद्रोह हुआ है भाई? दूसरा नंबर जहां पर भी पहले हो तो देखेंगे डी में पहले है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। यानी सबसे पहले हुआ है आपका संथाल विद्रोह, फिर हुआ है आपका सिपाही विद्रोह, फिर आपका जो है वो नील विद्रोह है और सबसे आखिरी में हुआ है दक्कन दंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो कुकी विद्रोह सीधी सी बात है त्रिपुरा में हुआ है, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ है। तो पहले का 4 और दूसरे का 1, तो 4 और 1 से जो भी शुरुआत हो, 4-2 नहीं है, 2-3 नहीं है, 4-1 ये हो सकता है, डी 4-1 हो सकता है। चलिए और आगे देखेंगे। बिरसा मुंडा का जो विद्रोह है वो बंगाल वाला क्षेत्र है, तो डी का होना चाहिए 2, नहीं आपका जो डी है उसका होना चाहिए 3, यानी डी 3, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा 4-1-2-3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखिए एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके भी हम लोग उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर डी हो जाएगा 4-1-2-3। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित युग्मों से में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिरसा मुंडा कहा ही जाता है, कान्हू, सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, गोमधर कुंवर का संबंध अहोम विद्रोह से, बिल्कुल सही बात है। ताना भगत नायक नहीं, नायक तो भीमा नायक है भाई। कौन है भाई? भीमा नायक। भीमा के संबंध में नायक का इस्तेमाल किया जाता है, तो डी जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा डी। राइट। रामोसी विद्रोह का सही रूप में किस भौगोलिक क्षेत्र में ये हुआ था? ये पश्चिमी घाट में हुआ था। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में जो जमींदार वगैरह थे उनके वहां पे जाकर के जो भी कर्जे पे जमीन जो कर्जा वर्जा ले रखा था तो उसके कागज वागज जो है वो निकाल लिए थे। यही रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है भाई, तो ये आपके पूरे के पूरे प्रश्न हैं। चलिए अब हम लोग हमारे जो लेक्चर है जो कंटिन्यूएशन में चल रहा था उसकी तरफ चलते हैं। देखिए भाई, अभी तक हम लोगों ने लास्ट जो है वो दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह पढ़ा था और दीवान वेलुथम्पी के विद्रोह के बाद जो है हमारे वहां तक जो जन विद्रोह को श्रृंखला है वो वहां पर समाप्त हो गई थी। अब हम लोग जनजातीय विद्रोह में पहला विद्रोह देखेंगे, खोंड विद्रोह। कौन सा विद्रोह भाई? खोंड विद्रोह। ये जनजातीय विद्रोह है। जो खोंड विद्रोह है इसको सवार आंदोलन भी कहा जाता है या सवार विद्रोह भी कहा जाता है। तो ये एक पॉइंट भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि सवार विद्रोह किसे कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो खोंड विद्रोह है उसे ही सवार विद्रोह भी कहा जाता है। अब पहली बात तो हम लोग ये कर लेते हैं कि जो खोंड जनजाति है ये कहां पर निवास करती है? खोंड जनजाति का निवास स्थान कहां है? तो वर्तमान भारत का जो उड़ीसा है, उड़ीसा और बंगाल क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र भाई? उड़ीसा क्षेत्र और बंगाल क्षेत्र। ये उड़ीसा और बंगाल क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। ठीक है, अच्छा, इस विद्रोह का मुख्य कारण जो था वो ये था कि देखो जमींदारों का शोषण तो है ही, पर इस जनजाति में एक प्रथा चलती थी, मोरिया प्रथा। यानी कि जो बलि प्रथा हम कह सकते हैं। ठीक है, कौन सी प्रथा थी भाई? नरबलि प्रथा थी। कौन सी प्रथा? नरबलि। तो इस नरबलि प्रथा को जो है वो सरकार ने बंद कर दिया। ठीक है, मोरिया प्रथा को बंद कर दिया और इसी वजह से खोंड जनजाति जो है वो विद्रोह पर उतर आई। तो सबसे पहले तो ये जो विद्रोह था ये 1955 में चक्रधर बिश्नोई के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। ठीक है, 37 से 55 तक जो है वो चक्रधर बिश्नोई के नेतृत्व में चलता रहा। 55 में चक्रधर बिश्नोई की मृत्यु हो जाती है
उसके बाद ये विद्रोह जो है वो राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में प्रारंभ होता है। और जिस समय ये विद्रोह राधा कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में चल रहा था, उसी समय इस विद्रोह को सवार विद्रोह कहा गया। ठीक है, 1857 में राधा कृष्ण दंड सेना को जो है वो फांसी दे दी जाती है, तो ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो है वो खोंड जनजाति के द्वारा जमींदारों का, साहूकारों का विरोध करना तो था ही, पर इसका मूल उद्देश्य था मौर्य प्रथा का समर्थन करना। ठीक है, तो ये आपका खोंड विद्रोह आ जाता है। टाइम ड्यूरेशन आप याद रखेंगे 1837 से लेकर के 1858 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट विद्रोह अगर हम लोग देखें तो कोल विद्रोह आ जाता है। भाई कौन सा विद्रोह आ जाता है? कोल विद्रोह। 1831 से लेकर के 1848 का जो समय है, इसको कोल विद्रोह का समय कहा जाता है। और यह विद्रोह छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में हुआ था, है ना। छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में। ठीक है भाई, कौन से क्षेत्र में हुआ था यह विद्रोह? छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में। अब आप लोगों को पता होगा कि छोटा नागपुर का पठार कौन सा वाला क्षेत्र है? झारखंड और वाला जो क्षेत्र है, झारखंड वाला बिहार से जो अलग हुआ है, और पश्चिम बंगाल का जो इधर वाला क्षेत्र है, वो पूरा छोटा नागपुर का पठार कहलाता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो है उनका नाम है बुद्धो भगत। क्या नाम है भाई? बुद्धो भगत। ठीक है, तो ये आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से इस वजह से आया था क्योंकि ठेकेदार और जमींदारों ने भूमि पर अत्यधिक कर लगा दिया। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि क्योंकि आपको पता है सूर्यास्त का नियम आ गया था, तो सूर्यास्त का नियम जब चल रहा था तो इसकी वजह से क्या है, जो दूरस्थ जमींदार वाला कॉन्सेप्ट आया था, यानी बाहरी लोगों का इस क्षेत्र में इन्फ्लुएंस बढ़ गया था। और बाहरी लोगों को ये लोग कहते थे दीकू। क्या कहते थे भाई? दीकू। तो दीकुओं का प्रभाव इस क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठार जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दीकुओं का प्रभाव बढ़ गया। तो दीकुओं के प्रभाव के बढ़ने के कारण भी इनको एक बहुत बड़ी समस्या थी, गैर आदिवासी लोगों की। अब क्योंकि गैर आदिवासी लोगों के पास ज्यादा जमीन आ गई, अच्छा आदिवासियों के पास टैक्स फ्री जमीन थी। अब अंग्रेजों ने तो एक तो टैक्स लगा दिया, दूसरा दीकुओं को जो है वो गैर आदिवासियों को जमीन स्थानांतरित कर दी। तो इस वजह से जो है वो उनको ऐसा लगता था कि हमारे अधिकार जो हैं, हमारे जो हक और अधिकार हैं वो छीन लिए गए हैं। तो इस वजह से ये विद्रोह हुआ। लंबे समय तक विद्रोह चलता रहा। ठीक है, ये हजारीबाग, सिंह भूमि, मान भूमि आदि में फैला। हजारों विद्रोही जो है वो मारे गए अंग्रेजों ने जब इसका दमन करना शुरू किया। बुद्धो भगत भी जो है वो मारे जाते हैं। इसके बाद कुछ समय तक इस आंदोलन का नेतृत्व गंगा नारायण नाम के एक व्यक्ति करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं भाई? जब बुद्धो भगत की मृत्यु हो जाती है तो गंगा नारायण नाम के एक व्यक्ति जो है वो इस कोल विद्रोह का जो है वो नेतृत्व करते हैं। धीरे धीरे करके 1848 तक जो है ये विद्रोह चलता रहा, फिर बाद में ये विद्रोह समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये वाला विद्रोह जो है आपका कोल विद्रोह है। अगली बात करें हम लोग संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल परगना जिसे दामन ए कोह भी कहा जाता है, ये भागलपुर से लेकर के राजमहल तक की पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, इंडियन ज्योग्राफी, तो आपको इस क्षेत्र के बारे में जरूर पता होगा। भागलपुर से लेकर के राजमहल की पहाड़ियों तक का जो क्षेत्र है, इसको संथाल परगना कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं पिछले वाले विद्रोह में आपको बताना भूल गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो कोल विद्रोह है, इसको कोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कई सारी जनजातियां निवास करती हैं। जैसे हम बात करें मुंडा जनजाति, ओराव जनजाति, हो जनजाति, महाली जनजाति। ठीक है, तो ये सारी जनजातियां जो निवास करती हैं, जिनके मैंने अभी नाम लिए हैं, ये जनजातियों को मैदानी लोग जो है वो कोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल, है ना। इसी वजह से इस क्षेत्र को जो है वो कोल क्षेत्र कहा जाता है और इस विद्रोह को कोल विद्रोह कहा गया। राइट, वापस आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। हम लोग बात कर रहे हैं संथाल विद्रोह की। ठीक है, तो इसे दामन ए को क्षेत्र कहा जाता है। इस विद्रोह के प्रमुख नेता जो हैं, दो लोगों के नाम आते हैं, सिद्धू एवं कान्हू। ठीक है, तो सिद्धू और कान्हू जो है वो दो प्रमुख नेता हैं संथाल विद्रोह के। ठीक है, ये जो संथाल विद्रोह है ये पूर्वी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसका मेन कारण था अंग्रेजों का उपनिवेशवाद, साहूकारों का शोषण, जमीन पर अधिक टैक्स वसूलना,
अधिक ब्याज वसूलना, ठीक है, ये सब, और संथाली लोगों को उनकी जो जमीन है उससे बेदखल कर देना, ये सब है। इस विद्रोह की अगर मैं बात करूं तो ये विद्रोह इतना ज्यादा उग्र था कि जो विद्रोही थे उन्होंने रेलवे स्टेशन और डाकघरों को लूट दिया, उसमें आग लगा दी। बड़ा उग्र स्वरूप था इसका, ठीक है। पुलिस स्टेशन को लूट लिया, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। 1855 में और सिद्धू 1855 में कौन, सिद्धू, और 1856 में कानू, ये पकड़ लिए जाते हैं और बाद में इनको जो है वो मार दिया जाता है, इनको सजा दे दी जाती है, ठीक है। कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड जो है वो इस नेतृत्व को क्रूरता पूर्वक दबा देते हैं, मेजर जनरल लॉयड और कमिश्नर ब्राउन, ठीक है। ये दोनों के नाम जो है वो इस विद्रोह को दबाने वाले अंग्रेज अधिकारियों के लिस्ट में आते हैं, तो इनके नाम भी आप याद रखिएगा। मैं वापस से बता देता हूं, कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड, ठीक है, इनके नेतृत्व में इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। अगली अगर हम बात करें तो आ जाता है भाई मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। कौन सा विद्रोह, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह, ठीक है। मुंडा विद्रोह 1899 से लेकर के 1900 के आसपास का जो समय है उसमें जो है वो चल रहा है। कब से कब तक, 1899 से लेकर के 1900 का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ये विद्रोह चला। ये विद्रोह जो है वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला था। किसके नेतृत्व में, बिरसा मुंडा। आपको पता है कि इनके जो जन्मदिन है उसको आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और इन्हें ईश्वर की उपाधि दी जाती है, इसलिए इनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है, राइट। रांची का जो हवाई अड्डा है वो इनके ही नाम पर है, बिरसा मुंडा जी के नाम पर, राइट। तो ये जो विद्रोह है ये उस समय का छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र का सबसे ज्यादा चर्चित विद्रोह रहा, क्योंकि बिरसा मुंडा जी को उलगुलान भी कहा जाता था, उलगुलान, इसीलिए इस विद्रोह का एक और नाम है उलगुलान विद्रोह। आप याद रखिएगा, इस विद्रोह को एक और नाम से जाना जाता है, उलगुलान विद्रोह के नाम से। कौन से नाम से जाना जाता है सब, उलगुलान विद्रोह। उलगुलान का अर्थ होता है हलचल। बिरसा मुंडा पढ़े लिखे व्यक्ति थे जनजातीय क्षेत्र के, तो इनके आह्वान पर कई सारे पुरुष, कई सारी महिलाएं जो है वो आ जाते हैं और ये इस विद्रोह को एक राजनीतिक सुधार आंदोलन, एक यूं कहूंगा कि वो धार्मिक पुनरुत्थान आंदोलन का रूप दे देते हैं। अच्छा, ये जो आंदोलन है इसकी मेन शुरुआत जो हुई थी वो एक मुंडाओं की एक प्रथा थी, खूंटी कट्टी, है ना, खूंटी कट्टी। तो ये जो खूंटी कट्टी की प्रथा थी इसका मतलब होता है ज्वाइंट क्रॉपिंग, सामूहिक खेती। अब अंग्रेजों ने सामूहिक खेती यानी खेती के सामूहिक अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। अंग्रेजों ने खेती को इंडिविजुअल पर्सन के साथ जोड़ दिया था, तो खूंटी कट्टी प्रथा जो थी वो जो है वो खत्म हो गई और इसी बात से जो मुंडा लोग हैं वो विद्रोह कर देते हैं, नेतृत्व करते हैं बिरसा मुंडा साहब, अपने आप को भगवान बोलते हैं, उलगुलान की उपाधि धारण करते हैं जिसका अर्थ होता है हलचल। सारे महिला और पुरुष जो है वो इन्हें सपोर्ट करते हैं। 24 दिसंबर 1899 को इन्होंने विद्रोह का आह्वान किया। देखते ही देखते एक बहुत बड़ा विद्रोह बन गया, बहुत बड़े क्षेत्र में जो है ये विद्रोह फैल गया, ठीक है। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इस बीच भी ये आंदोलन चलता रहता है और जेल में ही बिरसा मुंडा जी की हैजा हो जाने से मृत्यु हो जाती है। इनको हैजा हो जाता है और हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और क्योंकि लंबे समय तक ये आंदोलन चलता रहा इसलिए अंग्रेज जो है वो खूंटी कट्टी जो है उसको मान्यता दे देते हैं इस क्षेत्र में। तो इस आंदोलन की सफलता ये थी कि खूंटी कट्टी को मान्यता मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके की सारी गतिविधियां जो है वो इस विद्रोह के दौरान हुई, है ना। तो ये आप याद रखिएगा, इसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है और इसका मेन कारण क्या था, खूंटी कट्टी की प्रथा। खूंटी कट्टी की प्रथा क्या होती है, सामूहिक खेती। आदिवासी लोग में कई सारे लोग मिलकर के सामूहिक खेती करते हैं तो उसे खूंटी कट्टी कहा जाता है। इसके बाद एक और विद्रोह आ जाता है भाई, अगर हम लोग बात करें तो चुआर विद्रोह। कौन सा विद्रोह है भाई, चुआर विद्रोह। इसको समझेंगे जरा। 1768 से लेकर के 1805 के बीच में यह विद्रोह होता है। झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र रहा है। कौन सा भाई, झारखंड और पश्चिम
बंगाल। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र रहा है। अब क्योंकि भाई बड़े बड़े अकाल पड़े इस क्षेत्र में, बड़ा आर्थिक संकट आया, बड़े खाद्यान्न संकट आए, लेकिन इन संकटों में भी अंग्रेजों ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की और उनका जो आर्थिक शोषण था वो जारी रहा। और इसी आर्थिक शोषण के चलते जो है वो यहाँ के क्षेत्र के जो राजा हैं उन्होंने हथियार उठाए और इन राजाओं का सपोर्ट किया वहां के आदिवासी लोगों ने। और राजाओं के द्वारा सपोर्ट किए जाने, राजाओं के द्वारा नेतृत्व देने और आदिवासियों के द्वारा जो है वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के कारण इस आंदोलन को एक और नाम से जाना जाता है, जंगल महल आंदोलन। ठीक है, या जंगल महल विद्रोह। ठीक है, एक और नाम इसका क्या जाना जाता है भाई, जंगल महल आंदोलन। तो कभी अगर ऐसा नाम आ जाता है कि जंगल महल आंदोलन किसको कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे चुआर विद्रोह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चुआर विद्रोह को। ठीक है, तो भाई साहब ये विद्रोह जो है वो 68 में हथियार उठा लेते हैं। इस विद्रोह के जो मेन नेता होते हैं वो दलभूमि, कैलापाल, डोकला और बाराभूमि के राजा होते हैं। मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूं, दलभूमि के राजा के नेतृत्व में जो है वो ये आंदोलन स्टार्ट होता है। दलभूमि के राजा तो ये तक करते हैं कि अपने क्षेत्र को स्वयं नष्ट कर देते हैं, ताकि अगर ये क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में भी आ जाए तो उन्हें कोई फायदा ना हो। मैंने कुछ जगहों के नाम बताए आपको, दलभूमि, कैलापाल, डोकला और बाराभूमि। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा इनको, दलभूमि, कैलापाल, डोकला और बाराभूमि, यहाँ के राजा जो है वो इस विद्रोह को करते हैं, इस जो क्षेत्र है इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ के जो राजा हैं दलभूमि के राजा, इनका नाम है जगन्नाथ, और ये जगन्नाथ रघुनाथ महतो, इनके नेतृत्व में ये विद्रोह होता है। ठीक है, लगभग 30 साल तक ये विद्रोह चलता रहता है और फिर धीरे धीरे जो है वो ये विद्रोह को अंग्रेज दबा देते हैं। लगभग 30 वर्षों तक चलता रहा। तो चुआर विद्रोह के बारे में आप याद रखिएगा कि राजाओं के द्वारा सपोर्ट दिया गया और जनजातीय लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया। इस वजह से इस विद्रोह को क्या कहा जाता है, जंगल महल आंदोलन। ठीक है, जंगल महल आंदोलन भी इस विद्रोह का एक नाम है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक और विद्रोह जो है वो खासी विद्रोह। किसकी बात करेंगे भाई, खासी विद्रोह। 1827 से लेकर के 1833 तक का यह विद्रोह रहा है और यह विद्रोह तीरथ सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। ठीक है, किसके नेतृत्व में किया गया था, तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया गया था। अब अगर मैं बात करूं तो जो खासी जनजाति है वो जयंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच में निवास करती है ना। आपने देखा भी होगा मेघालय जो है उसमें गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां भी हैं, गारो खासी जयंतिया बोलियां भी हैं और गारो खासी जयंतिया वहां की जनजातियां भी हैं। तो जो खासी जनजाति है उसके द्वारा किया गया था। एक्चुअली वो होता क्या है, 1824 की बात है। 1824 में अंग्रेज जो है वो जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है उस पर कब्जा कर लेते हैं और इसी दौरान जो है वो सैन्य उद्देश्यों से, क्योंकि लड़ाई चल रही थी म्यांमार के साथ में, आपको बताया भी था पहले, म्यांमार के साथ में जब लड़ाई चलती है तो सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है वो यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य होना था। जब सड़क निर्माण का कार्य हो रहा होता है तो यहाँ पे जो है वो मैदानी क्षेत्रों से मजदूरों को लेकर के आया जाता है। तो जब मजदूरों को मैदानी क्षेत्रों से लाया जाता है तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो खासी जनजाति के लोग हैं, वो इस बात का विरोध करते हैं कि मजदूरों को मैदानी क्षेत्रों से नहीं लाया जाए, हम लोगों से ही मजदूरी करवाई जाए भाई। पर इस बात पे अंग्रेज नहीं मानते हैं तो इस बात को लेकर के विरोध होने लग जाता है। तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हो जाता है, बाहरी लोगों को बाहर खदेड़ने की बात की जाती है। ठीक है, 1833 में एक सैन्य कार्यवाही के बाद इस विद्रोह को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। 1833 में इस विद्रोह को कुचल दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें जो है वो इस खासी विद्रोह में हुई थी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो एक विद्रोह है रामोसी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है भाई, ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर हुआ था। ये प्रश्न भी था अभी, अगर आज का आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो तो उसमें ये प्रश्न भी था। ये चित्तर सिंह और नरसिंह पेत्रेकर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, कौन सा विद्रोह, रामोसी विद्रोह। ये विद्रोह 2 बार लगभग चलता है। एक बार 1822 से लेकर के 1826 तक चलता है। ये 1822 से लेकर के 1826। इसके बाद 1839 1839 में
शुरू हो जाता है वापस से और 1841 तक चलता है। तो 2 बार मेनली ये विद्रोह हुआ था। तो पहली बार जब ये विद्रोह हुआ था तो चित्तर सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह होता है। तो चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी लोग जो है वो सतारा और आसपास के क्षेत्रों को लूट लेते हैं। कौन से क्षेत्रों को? सतारा और आसपास। आपको पता है सतारा को जो है वो अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में मिला लिया था, पर चित्तर सिंह के नेतृत्व में जो आदिवासी लोग हैं, जो वहां के जो लोकल लोग हैं, वो सतारा को लूट लेते हैं और अपना झंडा लगा देते हैं, अंग्रेजों का झंडा उतार के फेंक देते हैं। तो भाई साहब ये चलता रहा है ना। अंग्रेज जो है वो 26 तक जो है इसको दबा देते हैं, इस विद्रोह को। ये विद्रोह पुनः उठता है जब सतारा के में राजा प्रताप सिंह को अंग्रेज जो है पद से हटा देते हैं। तो नरसिंह दत्ता पेतकर के नेतृत्व में ये विद्रोह वापस से शुरू होता है और इस बार जो है वो बादामी का दुर्ग, आपको पता होगा बादामी के चालुक्य, है ना, आपने बादामी जो महाराष्ट्र में एक जगह है, तो बादामी क्षेत्र का दुर्ग जीत लिया जाता है और वहां पे सतारा का झंडा लगा दिया जाता है और विद्रोही जो है वो बादामी को अपना मानने लग जाते हैं। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो 1841 में इस विद्रोह को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सी जगह पर हुआ था? महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में, है ना, ये विद्रोह होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नागा विद्रोह, ठीक है, इसे मणिपुर विद्रोह भी कहा जाता है। 1931-32 के आसपास में हुआ था, जनजातीय लोगों के द्वारा किया गया विद्रोह। ये जो नागा विद्रोह है ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी रोंगमई जदुनांग के नेतृत्व में, रोंगमई जदुनांग के नेतृत्व में, और ये एक धर्म सुधार आंदोलन था। इसमें धर्म को पुनर्जीवित करने की बात कही गई थी, पुराने रीति रिवाजों को समाप्त करने की बात कही गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये विद्रोह आगे बढ़ता रहा तो 1831 में जदुनांग जो है उनको फांसी दे दी जाती है क्योंकि अंग्रेजों का विरोध करने लग जाते हैं ये लोग। तो जदुनांग को जब फांसी हो जाती है तो एक 17 वर्षीय आदिवासी महिला गेंडी नल्लियू इस विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। 1931 में ही गेंडी नल्लियू को जो है वो जेल में डाल दिया जाता है और ये जब तक देश आजाद नहीं हो जाता है तब तक जेल में पड़ी रहती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इनको जब जेल में डाल दिया गया 1932 में और उसके बाद इनको आजादी के बाद रिहा किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी है। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें क्या बोला है? रानी। ठीक है, इनको रानी की उपाधि दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो नागा विद्रोह था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक विद्रोह है रंपा विद्रोह। एक्चुअली में रंपा विद्रोह 2 हुए हैं, है ना। दूसरे वाले रंपा विद्रोह पे एक मूवी बनी है RRR, अगर आप लोगों ने देखी हो। ठीक है, RRR नाम की मूवी जो है वो दूसरे वाले रंपा विद्रोह को लेकर के बनी हुई है। तो पहली वाली जो रंपा विद्रोह है ये मद्रास में विजयनागपट्टनम जिले में विजयनागपट्टनम की पहाड़ियों पर होता है। यहां पर जो रंपा जनजाति के लोग हैं, है ना, इन लोगों को ताड़ी बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ताड़ी मतलब एक पेय पदार्थ होता है जो आदिवासी कल्चर में बनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा। तो ताड़ी बनाने पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसी वजह से जो है वो ये विद्रोह हो जाता है। ठीक है, बड़ी मात्रा में लोग बाग जो है वो इस वजह से विरोध करते हैं क्योंकि ताड़ी को जो है वो कल्चर का हिस्सा माना जाता था इस क्षेत्र में। तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने इनके कल्चर पर अटैक कर दिया है। दैट इज वाई ये लोग जो है वो विद्रोह करते हैं। अंग्रेज बहुत मुस्तैदी के साथ इस विद्रोह को दबा देते हैं। जितने भी लोग विद्रोही होते हैं उनको पकड़ लिया जाता है और उनको अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दे दी जाती है। विद्रोहियों को बड़ी मात्रा में अंडमान जेल में भेज दिया जाता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में रंपा विद्रोह सेकंड है। 1922 से लेकर के 1924 तक चला था। इस विद्रोह के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो था साहूकारों का शोषण, दूसरा चराई संबंधी नियमों में परिवर्तन कर देना। अपने जानवरों को चराते थे, उन नियमों में परिवर्तन कर दिया, उस पर भी टैक्स लेने लग गए अंग्रेज। तो इस वजह से विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के जो नेता थे उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार अपने मन की बात में भी इनका जिक्र किया है। अल्लूरी सीताराम राजू जो है उनके नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था, एक अधिकारी है बस्टियन नाम के, ये नायब तहसीलदार है उस समय। तो इन्होंने एक सड़क बनवाई जंगल में
और जो मजदूर थे उनको मजदूरी नहीं दी, और वो मजदूरी रंपा जाति से बिलोंग करते थे। तो उसका इमीडिएट जो कॉज था, इमीडिएट जो कारण था वो ये था कि बिना मजदूरी दिए ही सड़क का निर्माण करवा लिया गया, और दूसरे कारण तो थे ही। तो वो सारे कारण जो है वो कंबाइंड हो जाते हैं, और क्या होता है भाई, एक बहुत बड़ा विद्रोह फैल जाता है, और इस प्रकार से जो है वो ये विद्रोह चलता है। अब अगर मैं बात करूं तो 6 मई 1924 को अल्लूरी सीताराम राजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और बाद में गोली मार करके इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद ये विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो नील विद्रोह 1859 में, ये किसान विद्रोह है भाई। कौन सा विद्रोह है? किसान विद्रोह। ठीक है, तो किसान विद्रोह है। मैं अगर बात करूं तो ये विद्रोह जो है वो शुरू होता है पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से। ठीक है, कहां से भाई? नादिया जिले से। बात 1859 की है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान नील की खेती करने से मना कर देते हैं। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान नील की खेती करने से मना कर देते हैं, और कहते हैं कि हम हमारे खेतों पर चावल उगाएंगे। क्या उगाएंगे भाई? चावल। ठीक है, तो इस बात को लेकर के विद्रोह होता है। हिंदू और मुस्लिम किसान मिलकर के इस विद्रोह को करते हैं। ये किसान आंदोलन, किसान विद्रोह जितने भी हुए उन सारे विद्रोह में सबसे ज्यादा जुझारू और सबसे ज्यादा सफल प्रकृति का आंदोलन था। जगह जगह मिलकर के हड़तालें की जाती हैं। यहां तक आप मान लें कि इस विद्रोह का आप स्वरूप ऐसा समझ लीजिए कि यहां पर ईसाई मिशनरीज जो है ना, वो भी किसानों का सपोर्ट करती हैं और किसानों के सपोर्ट में हड़ताल पर उतर आती हैं। इसी समय दीनबंधु मित्र नाम के एक जो राइटर हैं, वो नील दर्पण नामक नाटक लिखते हैं। तो दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखे गए इस नाटक का परिणाम यह होता है कि उस समय के एक बहुत बड़े पत्रकार हरिश्चंद्र मुखर्जी जी, जो कि हिंदू पैट्रियाट नामक एक न्यूज़पेपर का संपादन करते थे, हिंदू पैट्रियाट हरिश्चंद्र मुखर्जी जी, वो भी इस आंदोलन का समर्थन करने लग जाते हैं। जब हिंदू पैट्रियाट में नील आंदोलन का समर्थन होने लग जाता है तो अंग्रेजों के ऊपर दबाव बढ़ जाता है, और इसी कारण जो है वो 1860 में नील आयोग का गठन किया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नील विद्रोह जो है वो संपन्न होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक विद्रोह है पवाना विद्रोह। कौन सा विद्रोह भाई? 1873 से लेकर के 1876, 1873 टू 1876 के बीच में ये विद्रोह जो है वो चलता है। ये विद्रोह बंगाल के पवाना क्षेत्र में हुआ था, और इस विद्रोह का प्रमुख कारण था जमींदारों की शोषणकारी नीतियां। यहां पर आप देखेंगे कि मेन कॉज जो है वो जमींदारों की शोषणकारी नीतियां ही हो रहा है। इस विद्रोह का लक्ष्य जो है वो साहूकारों और ऋणदाताओं के पास रखे हुए उनके जो ऋण पत्र थे, उन पत्रों को कैसे भी करके हासिल करना और उनको नष्ट करना, ये उनका उद्देश्य होता है। इस विद्रोह में किसी प्रकार से ब्रिटिश शासन का विरोध नहीं किया गया था, क्योंकि इस विद्रोह के दौरान जो किसान थे वो केवल एक ही नारा लगाते थे कि हम केवल और केवल रानी की रैयत हैं, है ना। हम किसान तो हैं, पर हम रानी के नेतृत्व में किसान हैं, ना कि साहूकारों के और ऋणदाताओं के नेतृत्व में। ठीक है, तो इस विद्रोह का जो कारण था वो उपनिवेश का विरोध नहीं था। ठीक है, अच्छा एक और बात है, इस विद्रोह के प्रमुख नेता जो है वो किसान चंद्र राय थे, जिनको केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल कहा जाता है। शंभुनाथ पाल भी एक इसमें नेता रहे हैं, शंभुनाथ पाल। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करूं तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द्वारकानाथ गांगुली आदि जो नेता हैं, इन्होंने भी इस विद्रोह का जो है वो नेतृत्व किया, यह समर्थन किया। ठीक है, तो ये विद्रोह हो जाता है भाई पवाना विद्रोह। इसके बाद अगर हम बात करें तो दक्कन विद्रोह, ये भी आज के सिलेबस में आया था। 1874 1875 में ये विद्रोह होता है। ये विद्रोह जो है आप देखेंगे इधर 73 76 74 75, तो ये जो दक्कन विद्रोह था इसकी इंस्पिरेशन जो है ना वो पवाना विद्रोह थी। तो जैसे पवाना विद्रोह हुआ था बंगाल में, उसी प्रकार महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ये दक्कन विद्रोह हुआ। ये दक्कन विद्रोह जो है वो अहमदनगर जिले में हुआ था, और इसमें साहूकारों और ऋणदाताओं के खिलाफ विद्रोह किया गया था। मैंने बिल्कुल पूरा बता दिया। उसी प्रकार से दस्तावेज नष्ट किए गए थे। ठीक है, और अंग्रेज जो है वो इस विद्रोह को
नष्ट कर देते हैं, अंग्रेज इस विद्रोह को दबा देते हैं, कुचल देते हैं। ठीक है, तो ये पवाना विद्रोह है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारा आखिरी विद्रोह है भाई मोपला विद्रोह। ये केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाले गरीब किसानों का विद्रोह था। 2 बार ये विद्रोह होता है भाई, 2 बार, एक बार होता है 1836 में और एक बार होता है 1921 में। तो जब पहली बार विद्रोह हो रहा था, पहला चरण जब विद्रोह का था, तो इस समय जो है वो हिंदू और मुस्लिम का मैटर था। जो मोपला लोग हैं वो गरीब किसान हैं और ये मुस्लिम हैं। ठीक है, जबकि इस समय जमींदार जो लोग हैं वो हिंदू हैं। इस क्षेत्र में जो जमींदार हैं वो कौन है? हिंदू। ठीक है, तो थंगल नामक जो धर्म गुरु है, कौन से गुरु है भाई? थंगल नामक मौलवी है। ये मौलवी जो है वो इन मुस्लिम किसानों को भड़काते हैं और हिंदुओं के खिलाफ जो है वो विद्रोह करने के लिए उकसाते हैं। तो भाई साहब ये विद्रोह हो जाता है। तो पहला वाला जो विद्रोह था वो धार्मिक स्वरूप ले लेता है। दूसरी बार जब ये विद्रोह होता है तो इस समय जो है खिलाफत आंदोलन चल रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर भी विद्रोह हो जाता है खिलाफत आंदोलन के कारण ही। तो यहां पर गांधी जी, मौलाना आजाद, शौकत अली आदि इस विद्रोह का समर्थन करते हैं। तो इस विद्रोह की थोड़ी सी विशेषता आप ये देखिएगा कि ये अंग्रेजों का विरोधी तो था ही, लेकिन साथ साथ में ये हिंदू विरोधी भी था। ठीक है, हिंदू विरोधी भी ये था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक और विद्रोह देखेंगे। आखिरी विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। कौन सा विद्रोह है भाई? पागलपंथी विद्रोह। तो ये जो पागलपंथी विद्रोह है इसकी अगर हम बात करें तो 1825 से लेकर के 1850 तक ये विद्रोह चलता है। 1825 से लेकर के 1850 का जो समय है उस समय तक ये विद्रोह चलता है। यहां पर करम शाह जो है, जो पागलपंथी संप्रदाय के प्रमुख नेता हैं, वो इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। कौन भाई? करम शाह। करम शाह ये पागलपंथी संप्रदाय के प्रमुख नेता हैं, ये इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। और यदि मैं इस विद्रोह के प्रमुख कारणों की बात करूं तो जमींदारों का शोषण जो है वो इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। किसका शोषण भाई? जमींदारों का शोषण। 1825 में करम शाह के पुत्र टीपू शाह जो है वो किसानों का समर्थन करते हैं और विद्रोह को और भड़काते हैं। ठीक है, 1850 तक ये क्षेत्र उपद्रवग्रस्त रहता है और उसके बाद ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो यहां तक हमने देखा है कि किस प्रकार से जो है वो हमारे पूरे क्षेत्र में विद्रोह चल रहे हैं। यहाँ पर हमने जन विद्रोह भी देखे, जनजातीय विद्रोह भी देखे और जो किसान विद्रोह हैं उनको भी हमने देखा। तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये जो पूरा लेक्चर है ये आपको कैसा लगा है। यदि आपके कुछ सजेशन हो, यदि आपके कुछ डिमांड हो तो उनको भी आप कमेंट में कर सकते हैं, है ना। चलिए, आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद,